हेलो एस्पिरेंट, आज हम चालू करने वाले हैं यूरोपियों का आगमन पढ़ने वाले हैं। क्योंकि हमने क्विक रिवीजन में ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लिया था और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग आधुनिक भारत को स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूरोपियों का आगमन। क्योंकि जो अधिकतर क्वेश्चन है वो इन्हीं सब चैप्टर्स में से पूछे जाते हैं। हमने आपको एक वीडियो में बताया है, स्ट्रेटजी वाले वीडियो में, इसलिए सबसे पहले हम यूरोपियों का आगमन लेके आए हैं। तो देखते हैं, आइए यूरोपियों के आगमन की बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहले आए थे यूरोपी, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे 1498 से 1961 के बीच। ये भारत आने वाला जो पुर्तगाली का जो भारत आने वाला पहला यात्री था वो वास्को डिगामा था। वास्को डिगामा कहाँ पे आया? कालीकट केरल में आया था। यहाँ पे इसका स्वागत जमोरिन ने किया था और इसका विरोध जो है, वास्को डिगामा का विरोध अरबों ने किया था। क्योंकि इससे पहले अरब यहाँ पे क्या करते थे? व्यापार करते थे, इसलिए अरबों ने इसका विरोध किया। बात करें उसके बाद डच आए थे 1602 से 1759 के तक रहे हैं। 1602 में आए डच। उसके बाद 1608 में ब्रिटिश भारत आए थे और उसके बाद 1616 से 1868 तक डेनिश रहे हैं और फ्रांसीसी 1664 से 1953 तक रहे हैं। आगे हम लोग इन सब के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है, इसकी जो पहली कंपनी है वो कोचीन केरल में 1503 में स्थापित हुई थी। पुर्तगालियों का जो पहला गवर्नर था वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, जो कि 1503 में भारत आया था। कहीं कहीं पे 1505 भी मिलता है। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीले जल की नीति का प्रारंभ किया था। कब? जब वो युद्ध लड़ रहा था हिंद महासागर के लिए। 1509 में उसने युद्ध लड़ा गुजरात, मिस्र और तुर्की के साथ। आगे बात करें अल्बुकर्क की। ये भारत आने वाला दूसरा वायसराय था। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को माना जाता है भारत में। इसने गोवा को जीता कब? 1510 में। किससे? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को 1510 में जीता। उसके बाद इसने पुर्तगाली कॉलोनी बसाने पर जोर दिया। इसने क्या किया? पुर्तगाली कॉलोनी बसाने पर जोर दिया। ईसाई मिशनरियों को भारत आने के लिए प्रेरित किया और कहा कि भारत आके वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे। ईसाई धर्म के विस्तार के लिए इसने बहुत सारे प्रयास किए। पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए क्या क्या प्रेरित किया। कहा कि यदि भारत में कॉलोनी बसानी है तो यहाँ पे क्या करना होगा? भारतीय महिलाओं से विवाह करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा हो और वो भारत में अपनी कॉलोनी बसा सके। आगे बात करते हैं नूना दा कुन्हा की। तो नूना दा कुन्हा भारत आने वाला तीसरा वायसराय है पुर्तगाली। इसने 1530 में गोवा को अपनी राजधानी बनाया और इसने अपना जो व्यापार है पूर्वी समुद्री क्षेत्र में किया, बंगाल के तरफ, हुगली के तरफ, और अकबर से अनुमति मांगी थी और अकबर ने इसे अनुमति भी दे दी थी। इसने व्यापार को बढ़ावा दिया, भारत ने व्यापार को बढ़ावा दिया। कार्टज प्रणाली की शुरुआत की। हिंद महासागर में ये क्या था? एक व्यापार था। हिंद महासागर में व्यापार के लिए एक टैक्स था, परमिट था। वो क्या है? अरबों को हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए क्या करना पड़ता था? टैक्स देना पड़ता था। वही क्या है? कार्टज प्रणाली। 1661 में ब्रिटिश राजकुमार का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी ब्रगेंजा से हुआ, जिसमें इसने मुंबई को दहेज के रूप में प्राप्त किया। पहले क्या था? पुर्तगाली जो है वो मुंबई पर अपना अधिकार जमाए थे। मुंबई पुर्तगालियों के अधीन था और जब ब्रिटिश आया तो मुंबई पर अधिकार नहीं कर पाया, तो उसने क्या किया? यहाँ की राजकुमारी से विवाह कर लिया, ब्रगेंजा से। तो इसके बाद उसे दहेज के रूप में मुंबई मिल गया। आगे पुर्तगालियों के पतन के कारण क्या रहे हैं भारत में? तो देखिए, इसके लूट मार की प्रवृत्ति जो थी वो बढ़ गई, जो कि यहाँ पे भारत में क्या बना? उसके पतन का कारण। हुगली से उसने क्या किया? लूटमार करना शुरू कर दिया। इसलिए भारतीय के साथ अच्छे संबंध उसने नहीं बनाए। सरकार नियंत्रण में भ्रष्टाचार का बढ़ना, उसका जो नियंत्रण था, प्रशासन था, उसमें अत्यधिक भ्रष्टाचार बढ़ गया। भारत की अपेक्षा इसने ब्राज़ील में क्या की? रुचि दिखाई। ब्राज़ील एक नया उपनिवेश खोजा और वहाँ पे इसने ज़्यादा रुचि दिखाई। उसके बाद बात करते हैं डच के बारे में। डच हॉलैंड या नीदरलैंड से आए थे। ये भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया में अत्यधिक रुचि रखते थे और
1602 में ये कहाँ पे आए थे, भारत आए थे। भारत में सिर्फ इसने दो चीज़ों के व्यापार पर बल दिया, पहला तो सूती कपड़ा और दूसरा मसाले पे। लेकिन जब ये इंडोनेशिया पहुंचा तो इंडोनेशिया में इसने सिर्फ क्या किया, मसाले के व्यापार पर ध्यान दिया, और इसकी अत्यधिक रुचि भारत की अपेक्षा इंडोनेशिया में लगी। भारत में इसने पैगोरा नाम का सिक्का भी ढालना प्रारंभ किया था और चलाया भी था। आगे बात करें, डचों की जो पहली कारखाना है वो 1605 में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई, और दूसरी कारखाना 1610 में पुलिकट में। बंगाल के चेंसुरा में इसका कारखाना बना। फिर फोर्ट बनवाया इसने, गुस्तावुल नाम का एक फोर्ट बनवाया। ऐसा कहा जाता है कि 1632 में इसने पटना में भी अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की थी। सबसे बड़ी फैक्ट्री जो थी इसकी सूरत में थी, और इसके जो प्रतिद्वंदी रहे हैं वो ब्रिटिश रहे हैं। बात करें इसका जो है डचों का, बेदरा का युद्ध भी हुआ डचों का ब्रिटिश के साथ, जिसमें ब्रिटिश विजय रहे और जो डच थे वो वापस चले गए। उसके बाद ब्रिटिश यहाँ पे शक्तिशाली हुए। ब्रिटिश ने स्वाली का युद्ध ब्रिटिश और पुर्तगाली के बीच भी हुआ, जिसमें पुर्तगाली हार जाते हैं और फिर स्वाली ब्रिटिशों के अधीन आता है। बात करें अब ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश अत्यधिक शक्तिशाली कंपनी थी। इसकी स्थापना 1600 AD में हुई थी, और जब ये भारत आया था तो उस टाइम जो रानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, और जो भारत का शासक है वो अकबर था। भारत जब ये आया 1608 में, तो 1608 में जब ये भारत आया तो हॉकिंस जो है वो कहाँ पे आया, अकबर के दरबार में हॉकिंस आता है। फिर यहाँ पे उसको खान की उपाधि भी मिलती है हॉकिंस को, और 400 मनसब दिए जाते हैं। इसने जो है अपनी पहली फैक्ट्री 1611 में मसूलीपट्टनम में खोली थी। लेकिन यहाँ याद रखने योग्य ये है कि मसूलीपट्टनम में जो इसने अपनी कंपनी स्थापित की वो अस्थायी थी। आगे बात करते हैं हम लोग 1612-13 में कंपनी ने सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री खोली। 1639 में मद्रास में, 1658 में इसने कलकत्ता में, और 1686 में बम्बई में। फिर फ्रांसीसियों और इसके बीच, ब्रिटिशों के बीच एक युद्ध होता है, वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हो जाते हैं। और जब ये वांडीवास का युद्ध हुआ था तो यहाँ पे पहला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, विलियम हेजेस था। जो ब्रिटिश है उसने 3 नगर बसाए। पहला कलकत्ता की स्थापना किसने की, जॉर्ज चार्नक ने। बम्बई गेराल्ड अंगियार ने, और मद्रास का फ्रांसिस डे ने। उसके बाद बात करें तो कोलकाता में फोर्ट विलियम की स्थापना भी जॉर्ज चार्नक ने की थी। इसके सफलता के क्या कारण रहे हैं ब्रिटिशों के, तो प्रशासन में ये सबसे बेहतर थे। जो इसके अन्य थे फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इन सबसे क्या थे, ये प्रशासन में बेहतर थे। इसने अपने सेना का विस्तार किया, नौसेना का भी विस्तार किया। पुर्तगालियों को नौसेना का विस्तार करने के बाद पुर्तगालियों को हिंद महासागर में टक्कर भी दी, और इसमें वो हार गए तो वहाँ से वापस चले गए। ब्रिटिशों के गवर्नर और जो गवर्नर जनरल थे वो क्या थे, इन सब के तुलना में अत्यधिक योग्य थे। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद जो भारत आया वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। 1785 में लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत आया, और उसने 3 चीज़ों की स्थापना की। पहला तो पुलिस व्यवस्था, दूसरा न्यायिक प्रणाली, और तीसरा प्रशासनिक व्यवस्था का। आगे बात करें तो सबसे अंत लॉर्ड वेलेस्ली आया। लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर के रूप में यहाँ पे भारत आया था, और इसने सहायक संधि शुरू किया। सहायक संधि क्या था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में अपनी सत्ता और प्रभाव क्षेत्र को विस्तार करने की एक नीति थी। क्या चीज़, सहायक संधि। उसके बाद बात करें डेन आए। तो डेन कहाँ से आए थे, डेन डेनमार्क से आए थे। ये सबसे कमज़ोर यूरोपीय कंपनी थी। डेन जो थी ये क्या थी, सबसे कमज़ोर यूरोपीय कंपनी थी, और भारत में सिर्फ इसके इसलिए 2 ही कारखाने थे। पहला तो ट्रैंकोबार में तमिलनाडु में 1620 में स्थापित की, और दूसरा बंगाल के सरामपुर में 1676 में। 1668 में इसने अंडमान निकोबार को भी बेच दिया, और 1853 में जितने भी कारखाने थे वो ब्रिटिशों के हाथों बेच दिया। इससे ब्रिटिश की जो शक्ति थी वो और भी विस्तृत होती जा रही थी। आगे बात करें हम लोग फ्रांसीसी की, तो फ्रांसीसी जो है वो 1664 में जो फ्रांसीसी है वो आया था। कोलबर्ट ने क्या की थी, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी। कोलबर्ट या कॉलबर्ट बोल सकते हैं।
लेकिन जो भारत आने वाला प्रथम नागरिक था फ्रांसीसी, वो कौन था? फ्रांसीसी कैरो, जो कि 1667 में आया था। यहाँ पे जब यहाँ आया था तो यहाँ पे जब फ्रांसीसी कंपनी आई थी तो यहाँ का शासक लुई 14वां था। इसकी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में लगती है और दूसरी फैक्ट्री 1669 में मसूलीपट्टनम में। इसका जो व्यापार है वो सूरत, मसूलीपट्टनम, मद्रास, चंद्रनगर और पुडुचेरी में विस्तृत था। और जो इसका मुख्य केंद्र था वो पुडुचेरी ही था। इसने अपनी राजधानी पुडुचेरी या फिर पौंडीचेरी बनाई थी। और 1773 में क्या क्या था? सबसे पहले इसने पौंडीचेरी की स्थापना की, फिर उसके बाद इसे अपनी राजधानी बनाई थी। उसके बाद 1672 में सैंथोमी का युद्ध होता है फ्रांसीसी और गोलकुंडा के शासक के बीच, जिसमें फ्रांसीसी विजय होते हैं और गोलकुंडा के शासक पराजित होते हैं। उसके बाद वांडीवास का युद्ध होता है 1756 से 63 के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। ये भारत में सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 7 वर्षों तक चला था। इसमें अंग्रेज विजय होते हैं और जो ये वांडीवास का युद्ध है इसे तीसरे कर्नाटक युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। और इस टाइम जो फ्रांसीसी कमांडर थे वो थे कॉन्टी डी लाली और ब्रिटिश कमांडर जनरल आयरकूट ने क्या क्या था? इस युद्ध में अपने अपने नेतृत्व में भूमिका निभाई थी और कॉन्टी डी लाली को फिर बंदी बना लिया जाता है। फ्रांसीसी के पतन के कारण क्या रहे हैं भारत में, तो देखते हैं। पहला तो ये कारण रहा कि जो फ्रांसीसी सरकार थी वो इसका सहयोग नहीं कर रही थी भारत में, जो फ्रांसीसी कंपनी थी। उसके बाद जो इसकी नौसैन्य शक्तियाँ थी ब्रिटिश के मुकाबले बहुत ही कमज़ोर थी। यहाँ पे इसके जो गवर्नर थे वो भी बहुत अक्षम थे और जो प्रशासन व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी। और सबसे मुख्य झटका इसको तब लगा जब पांडिचेरी का पतन हो गया, जो कि इसका व्यापार का प्रमुख केंद्र था। तो जब इसका पतन हो गया तो इसे काफ़ी झटका लगा और इसके बाद यहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं बंगाल की। तो बंगाल की बात करें तो बंगाल क्या था? मुगल काल में एक प्रांत था, मुगलों का प्रांत था। मुगल काल में ये मुगल प्रांत था क्योंकि अकबर ने इसे जीत लिया था तो ये मुगल का प्रांत बन गया था। भारत में बंगाल बहुत पहले से ही क्या था? समृद्ध और प्रसिद्ध राज्य था। बात करें बंगाल के प्रमुख नवाब कौन कौन से रहे हैं, तो मुर्शीद कुली खां, जो कि 1722 से 1727 तक रहा है। कहीं कहीं इसका 1727 लिखा है। 1727 में ये यहाँ का बंगाल का जो है दीवान नियुक्त किया गया था और जो घोषणा की गई थी स्वतंत्र बंगाल का शासक ये कब से बना? 1722 से रहा है। इसके बाद सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, मीर जाफ़र, मीर कासिम, फिर मीर जाफ़र बनता है, फिर नजमुद्दौला, फिर मुबारक उद्दौला। सबसे पहले हम लोग मुर्शिद कुली खां की बात करने वाले हैं क्योंकि जो मुर्शिद कुली खां है वो आधुनिक बंगाल का संस्थापक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आधुनिक जो बंगाल है उसे स्वतंत्र रूप से मुर्शिद कुली खां ने ही क्या किया था? स्थापित किया था। 1700 AD में इसे औरंगजेब के द्वारा यहाँ का दीवान नियुक्त किया जाता है। फिर 1717 में फर्रुखसियर इसे यहाँ का नवाब नियुक्त करता है बंगाल का। और फिर 1722 में जब औरंगजेब की मृत्यु तो हो जाती है और उसके पश्चात ही ये क्या करता है? स्वतंत्र बंगाल की घोषणा करता है 1722 में। इसके बाद ये अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को बनाता है, ढाका से स्थानांतरित करके कहा जाता है मुर्शिदाबाद में। फिर इसने माल जस्मानी प्रणाली और इराजेदारी प्रथा शुरू की। ये एक नई सिस्टम थी। और इसने दुघड़िया ज़िले में एक महल बनवाया था, दीवान खाना महल बनवाया था, जो कि राजकोष न्यायालय था। इसमें राजस्व क्या करते थे? राजस्व के निर्णय लिए जाते थे। राजकोष का ये न्यायालय था। इसके बाद इसने मुर्शिदाबाद के पूर्वी इलाके में कटरा मस्जिद का निर्माण कराया, जहाँ पे इसको दफनाया गया इसके मृत्यु के बाद। इसने जमींदारों का भी जमकर विरोध किया था। आगे हम लोग बात करते हैं सुजाउद्दीन की। जो सुजाउद्दीन है ये मुर्शिद कुली खां का दामाद था और उत्तराधिकारी भी था। ये एक दक्कनी मुस्लिम था। ये कहाँ से संबंधित था? ये ईरानी तुर्कमेन अफसर वंश से संबंधित था।
और ये कहाँ से था, दक्कनी मुस्लिम था। मोहम्मद शाह ने इसे बिहार की सूबेदारी दी थी। इसने क्या की थी, मोहम्मद शाह के सहायता से बिहार की सूबेदारी प्राप्त की थी। और जब ये शासक बना तो इसने बिहार की सूबेदारी किसे दी, अलीवर्दी खां को, जो कि बाद में चल के इसी के लिए हानिकारक साबित हुई। 1732 में इसने बिहार का बंगाल में विलय कर दिया, बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसके बाद बात करें सरफराज खां, ये शुजाउद्दीन का पुत्र व उत्तराधिकारी था। इसने हैदर जंग की उपाधि धारण की। उसके बाद सरफराज खां गिरिया के युद्ध में पराजित हुआ था। और सरफराज खां का गिरिया में किससे युद्ध हुआ था, तो अलीवर्दी खां से युद्ध हुआ था। उसके बाद इसने क्या लिखा था, बंगाल का उपसूबेदार अलीवर्दी खां को नियुक्त किया था। आगे बात करें अलीवर्दी खां की, तो 1740 में ये जब गिरिया का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। और इसने मिर्जा मोहम्मद खां की उपाधि धारण की थी बैठने के साथ ही। और ये पहला नवाब था जिसने आधिकारिक रूप से क्या क्या था, नवाब बना था, जो आधिकारिक रूप से नवाब बना था। उसके बाद बंगाल में इसने जो है यूरोपियों को दुर्गीकरण यानी कि किलेबंदी और सेना रखने से मना कर दिया, व्यापार की अनुमति दी, लेकिन उसे कहा कि आप किलेबंदी यहाँ नहीं कर सकते। यूरोपियों की तुलना इसने मधुमक्खी से की। इसने कहा कि यूरोपीय वो मधुमक्खी हैं जिसे अगर हम छेड़ेंगे तो वो हमें काट काट कर खा जाएंगे, और यदि नहीं छेड़ा तो वो शहद देंगे। उसके बाद बात करें 1751 में इसने मराठा से संधि की थी, शांति संधि की थी। अब बात करें सिराज उद दौला की, तो ये अलीवर्दी का दौहित्र था और उत्तराधिकारी भी, क्योंकि अलीवर्दी का कोई पुत्र नहीं था, उसकी सबसे छोटी बेटी का जो ये था पुत्र था सिराज उद दौला। और ये यूरोपीय बंगाल में, इसके टाइम में जो यूरोपीय थी वो बंगाल में अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। इसने दस्तक प्रणाली का विरोध किया, क्योंकि इसके टाइम में आते आते क्या हुआ, दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग होने लगा, तो इसने उसका विरोध किया, उसको रोक दिया 1756 में। इसने फोर्ट विलियम की किलेबंदी की और फिर यहाँ पे 146 लोगों को बंदी बनाया के लाया अंग्रेजों को, जिसमें से 123 लोग मारे गए। इसे कालकोठरी की घटना के नाम से भी जाना जाता है। 15 जून 1756 को इसने कलकत्ता पर आक्रमण किया और कासिम बाजार और फोर्ट विलियम को जीत लिया, अधिग्रहित कर लिया, क्योंकि कासिम बाजार में जो है सिराजुद्दौला को घूमने से मना कर दिया गया, तो इसने यहाँ पे क्या क्या था, आक्रमण किया था और फोर्ट विलियम और कासिम बाजार को अधिग्रहित किया था। इसके काल में कालकोठरी की घटना हुई है और 9 फरवरी 1757 को फिर इसने क्या कर ली, अलीनगर की संधि कर ली। इसमें रॉबर्ट क्लाइव व सिराज उद्दौला ने, इस अलीनगर की संधि किसके बीच हुई, रॉबर्ट क्लाइव और सिराज उद्दौला के बीच। इसके बाद इसके विरोध में जो है, पहले से ही इसके विरोध में जो थे, घसीटी बेगम थी, शौकतगंज था, मीर जाफर था, जगत सेठ, राय दुर्लभ और अमीर चंद इसका विरोध कर रहा था। फिर ये सब जो है राय दुर्लभ, शौकत जंग, घसीटी बेगम अप्रैल मई में ये क्या करते हैं, रॉबर्ट क्लाइव से एक समझौता करते हैं, और ये समझौता करते हैं, जिसके पश्चात जो ब्रिटिश हैं वो सिराजुद्दौला पर हमला करते हैं और प्लासी का युद्ध होता है। तो जो प्लासी है वो बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे क्या है, स्थित है। 23 जून 1757 को क्या हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। इसमें जो ब्रिटिश कमांडर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और भागीरथी नदी के टाइम यहाँ पे नवाब तो पता ही है सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला की हत्या इस युद्ध में मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दी। आगे हम लोग बात करते हैं प्लासी के युद्ध के क्या कारण रहे, भारत में बात करते हैं। तो प्लासी के युद्ध के जो कारण हैं वो है कि नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया, जो कि प्लासी के युद्ध का कारण बना। ब्रिटिशों का दुर्गीकरण और जो कालकोठरी की घटना है इसने भूमिका निभाई। इसके बाद बात करें प्लासी के युद्ध के बाद जो स्थिति है वो कैसी थी, तो बंगाल में ब्रिटिश अत्यधिक शक्तिशाली होकर उभर गए। ब्रिटिश ने मीर जाफर को वहाँ का शासक बनाया। फिर कहा कि जो ये मीर जाफर है, ब्रिटिश जो था उसने क्या कहा, मीर जाफर को भारत का गद्दार और क्लाइव का गीदर कहा। क्या कहा, क्लाइव का गीदर कहा। उसके बाद बात करें तो मीर जाफर को जब यहाँ का शासक बनाया गया तो फिर मीर जाफर ने क्या किया, जो 24 परगना थी उसकी जो जागीर है वो ब्रिटिश को सौंप दी। आगे बात करें मीर कासिम 1760 में बंगाल की गद्दी पर बैठा।
नवाबी के बदले उसने 60 लाख रुपए ब्रिटिशों को दी। जब वो नवाब बना तो उसके बदले क्या किया, 60 लाख रुपए ब्रिटिशों को दी। इसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर ली थी। और फिर दस्तक, जब ये मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लिया अमीर कासिम ने, तो इसने क्या किया, दस्तक प्रणाली पर रोक लगाया। दस्तक प्रणाली पर रोक लगाया तो ब्रिटिश बौखला गया और फिर इसे क्या किया, गद्दी से हटा दिया और सारे अधिकार इसे वापस ले लिए। फिर 1763 में ब्रिटिश ने इसे इन युद्धों में हराया। देखते हैं, गिरिया के युद्ध में, उद्योनोला के युद्ध में और करवा के युद्ध में 1763 में क्या क्या ब्रिटिशों ने इसे पराजित किया। आगे बात करें बक्सर के युद्ध की, तो बक्सर का युद्ध जो है वो भारतीय गठबंधन और ब्रिटिश के मध्य हुआ था। भारतीय गठबंधन में कौन कौन थे, शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। शुजा-उद-दौला ये के शासक थे, ये अवध के थे। शाह आलम द्वितीय उस टाइम भारत का नेतृत्व कर रहे थे और मीर कासिम थे। ब्रिटिश के जो कमांडर थे वो हेक्टर मुनरो थे। और इस युद्ध में, बक्सर के युद्ध में जो भारतीय गठबंधन है वो पराजित हो जाती है, जिसके पश्चात मीर जाफर जो है वो दोबारा नवाब बनता है। और फिर जो मिदनापुर है, बर्दवान है, चटगांव है, इन सब की जागीरदारी क्या करता है, ब्रिटिश को फिर से दे देता है। उसके बाद बक्सर के युद्ध के बाद यहाँ पे इलाहाबाद की संधि होती है। इलाहाबाद में जो 2 बार संधि होती है, उसके बाद फिर से जो है जब वापस आता है रॉबर्ट क्लाइव तो इलाहाबाद की संधि करता है। इलाहाबाद की संधि, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है, जिसमें जो शाह आलम द्वितीय है वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो दीवानी अधिकार है वो ब्रिटिश को सौंपता है। और दूसरा जो इलाहाबाद की संधि है वो 16 अगस्त 1765 को होता है, जो शुजा-उद-दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच होता है। इसमें अवध में दस्तक के अधिकार को प्राप्त करता है। इसमें क्या करता है, दस्तक के अधिकार शुजा-उद-दौला जो है वो क्या करता है, अवध में दस्तक का अधिकार इसको दे देता है। और ब्रिटिश सेना का फिर ये क्या करता है, स्थापना करता है और कहता है कि जो ये शुजा-उद-दौला है अवध का नवाब, ये क्या करेगा, ब्रिटिश सेना की देखरेख करेगा। आगे बात करें द्वैध शासन प्रणाली की, तो जो द्वैध शासन प्रणाली है वो 1765 में रॉबर्ट क्लाइव लेके आती है। लेकिन इसका जो जनक है द्वैध शासन प्रणाली का, उसे लियो कार्टिस को इसका जनक माना जाता है। द्वैध शासन ने कंपनी में क्या क्या, बंगाल में निजामत का अधिकार प्राप्त किया। निजामत का क्या होता है, नवाब। द्वैध शासन प्रणाली के माध्यम से कंपनी ने क्या किया, बंगाल में निजामत का अधिकार प्राप्त किया। द्वैध शासन प्रणाली जो है ये व्यावहारिक नहीं थी, इसने क्या कर दिया, कृषि का पतन कर दिया, नैतिकता का पतन कर दिया और बंगाल में व्यापार का भी पतन कर दिया। आगे हम लोग बात करते हैं अवध के बारे में। तो हम जानते हैं कि जो अवध है, जो स्वतंत्र अवध था, उसकी स्थापना सादत खान ने की थी। अवध भी क्या था, मुगल काल के दौरान मुगल प्रांत था और ये मुगल से अलग हुआ था, स्वतंत्र रूप से उभरा था। ये पहला राज्य था जो मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र रूप से उभर के निकला था। तो बात करते हैं मुगलों के दौरान, ये भी क्या था, एक मुगल प्रांत था। सादत खान ने स्वतंत्र अवध की स्थापना की थी और जो अवध के नवाब रहे हैं उसके क्रम को देखते हैं। सबसे पहले सादत खां, उसके बाद सफदरजंग, शुजा-उद-दौला, आसफ-उद-दौला, सादत खां द्वितीय और वाजिद अली शाह। सादत खां 1720 से 1739 तक रहे। सफदरजंग 1739 से 54, शुजा-उद-दौला 54 से 75 और आसफ-उद-दौला 75 से 97, सादत खां द्वितीय 97 से 1832 और वाजिद अली शाह 32 से 1856। तो सबसे पहले सादत खां की बात करें तो सादत खां सबसे पहले क्या था, मुगल गवर्नर था। शासक बनने से पहले क्या था, मुगल गवर्नर था। उसके बाद इसने क्या किया, अवध का स्थापना किया, स्वतंत्र अवध का। उसके बाद इसको अवध का संस्थापक कहा जाता है। इसने अवध के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने अपने प्रशासन में हिंदू और मुस्लिम दोनों को शामिल किया और दोनों को क्या किया, समान अधिकार दिए। अपनी सेना में दोनों को भर्ती किया। और आगे बात करें तो मुगल के राजनीतिक मामले में इसने क्या किया, अत्यधिक रुचि दिखाई, खासकर तब जब नादिर शाह ने क्या किया था, आक्रमण किया था। और नादिर शाह के समय इसने क्या किया था, मुगल के मामले में, राजनीतिक मामले में अत्यधिक रुचि दिखाई थी। इसकी मृत्यु हो जाती है। नादिर शाह
जब आक्रमण करता है तो वो 70 करोड़ तो शाह आलम द्वितीय के पास से लूट के लेके जाता ही है। तो फिर वो क्या करता है, उसे पता चलता है सादत खां ने उसे इस बात की जानकारी दी थी, तो वो सादत खां को लेके आता है, उससे भी 20 करोड़ रुपए मांगता है। और उस समय बंगाल सिर्फ स्वतंत्र होकर उभर ही रहा था, तो उसके पास 20 करोड़ की कोई जागीर नहीं थी। तो उसके बाद वो क्या करता है, सादत खां आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद सफदरजंग गद्दी पर बैठता है। सफदरजंग 1739 से 54 के बीच रहता है। सफदरजंग का जो मूल नाम है वो अबुल मंसूर खां था। क्या था? अबुल मंसूर खां। इसने मुगलों के प्रति क्या की थी? वफादारी दिखाई थी, क्योंकि जो ये इसके पिता थे, इसने क्या किया था, अच्छी नादिर शाह के मामले में ज़्यादा अपना क्या किया था, हस्तक्षेप कर दिया था। तो इससे यहाँ पे अवध में इसका जो है मुगलों के सामने जो स्थिति था वो खराब हो गया था। तो इसके बाद ये क्या करता है, मुगल के प्रति वफादारी दिखाता है, ताकि अवध को फिर से मुगल के सामने क्या कर सके, अच्छा साबित कर सके। इसके लिए ये अहमद शाह और अहमद शाह अब्दाली के बीच जो मणिपुर का युद्ध होता है, तो उसमें सफदरजंग अहमद शाह की मदद करता है और मणिपुर का युद्ध में उसे जीतने में मदद करता है। उसके बाद सफदरजंग को जब ये मणिपुर का युद्ध जीत जाता है, तो उसके बाद सफदरजंग को मुगल साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया जाता है, और ये पहला ऐसा वजीर था जिसका मकबरा दिल्ली में स्थापित किया गया। इमाद उल मुल्क ने इसे क्या किया था, हटा दिया था। और उसके बाद शुजा-उद-दौला गद्दी पर बैठा था 1754 में। 1754 में 75 तक रहा ये शुजा-उद-दौला। इसके काल में 2 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। पहला तो प्लासी का युद्ध हुआ था और दूसरा पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इसने ना ही प्लासी के युद्ध में कोई दिलचस्पी रखी और ना ही पानीपत की तृतीय युद्ध में। इसने अहमद शाह अब्दाली के साथ मिलकर क्या किया था, यहाँ पे प्लासी का युद्ध में भी ये अहमद शाह अब्दाली के साथ था और पानीपत के तृतीय युद्ध में भी था। बक्सर के युद्ध में इसने शाह आलम द्वितीय के साथ क्या किया, अपनी भूमिका निभाई। शाह आलम द्वितीय के साथ मिलकर बक्सर का युद्ध लड़ा और उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि की गई 16 अगस्त 1765 को, क्योंकि बक्सर के युद्ध में हार जाते हैं सब, तो उसके बाद इलाहाबाद की दूसरी संधि होती है। शाह आलम द्वितीय को फिर ये क्या कहता है, शुजा-उद-दौला कुछ दिनों के लिए लखनऊ में क्या कहता है, शरण भी देता है और अवध में दस्तक का अधिकार भी क्या करता है, ब्रिटिशों को फिर वे दे देता है। उसके बाद गद्दी पर आसफ-उद-दौला बैठता है। आसफ-उद-दौला जो है वो अपनी राजधानी लखनऊ में क्या करता है, स्थापित करता है और ये सबसे ज़्यादा लखनवी संस्कृति को बढ़ावा देता है। इसलिए ये क्या करता है, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा और इमामबाड़ा का निर्माण करवाता है। आगे बात करें आसफ-उद-दौला के बाद, तो आसफ-उद-दौला के बाद सादत खां द्वितीय गद्दे पर बैठता है। और सादत खां द्वितीय का बहुत बड़ा इतिहास नहीं है, क्योंकि क्या होता है, वेलेस्ली आता है सहायक संधि लेकर और ये उस पर हस्ताक्षर करता है, जिसके बाद इसकी भूमिका यहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद इसका पुत्र वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठता है। जो वाजिद अली शाह है वो अंतिम लोकप्रिय नवाब था। वाजिद अली शाह क्या था, अंतिम लोकप्रिय नवाब। इसने क्या किया, इस पर डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को हड़प लिया था। हड़प की नीति से हड़प लिया था किसको, अवध को। उसके बाद बात करें, जब इसको हड़प लिया था इसने, किसको, अवध को हड़प लिया। उसके बाद इसने कलकत्ता निर्वासित कर दिया वाजिद अली शाह को। वाजिद अली शाह की जो पत्नी थी वो बेगम हजरत महल थी। हम देखते हैं कि बेगम हजरत महल जो है वो 1857 की क्रांति में लखनऊ से क्या करती है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करती है और महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसका जो पुत्र है वो बिजलिस कादिर है। इसके बाद हम यहाँ पे अवध, बंगाल सब क्या होता है खत्म। अब हम बात करते हैं मैसूर साम्राज्य की। तो मैसूर जो है 1612 में मैसूर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभरा। कहाँ पे, विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर। जहाँ पे विजयनगर का जो ध्वंसावशेष है, विजयनगर जब समाप्त हो गया तो उसके पश्चात यहाँ पे 1612 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर क्या हुआ था, उभरा था। और यहाँ पे मैसूर में फिर आर्यार वंश की स्थापना हुई और 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में क्या हुआ, यहाँ पे राजनीतिक विखंडन हो गया। जब क्या हुआ, अंग्रेज आना शुरू किए मैसूर के तरफ, तो यहाँ पे राजनीतिक विखंडन फिर से शुरू होने लगा। 1740 के समय में जो दक्षिण भारत था वहाँ पे 3 मुख्य शक्ति थी, मराठा, निज़ाम और मैसूर रहते थे। मराठा, निज़ाम और मैसूर। यहाँ पे हैदर अली जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैसूर में, क्योंकि
हैदर अली को संस्थापक माना जाता है मैसूर का। तो इसने क्या क्या, इससे जो हैदर अली से जो पहले था यहाँ पे कौन था, चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णा राजा था। चिक्का कृष्णा राजा के दो मंत्री थे, एक देवराज और एक नंदराज। जो हैदर अली है वो नंदराज का सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। फिर नंदराज ने इसे क्या किया, दिंडीगुल का फौजदार 1755 में नियुक्त किया। उसके बाद यहाँ पे इसने क्या किया, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। कहाँ पे, दिंडीगुल में क्या क्या, आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना। बात करें हैदर अली की, तो हैदर अली को एक कुशल कमांडर माना जाता था, क्योंकि इसने सिर्फ क्या क्या, सेना के साथ इसने क्या क्या, फ्रांसीसियों के सहायता से शस्त्रागार की भी स्थापना की। इसलिए चार मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध इसके काल में हुए। हैदर अली के काल में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 के बीच हुआ, जिसमें हैदर अली, निज़ाम और मराठे थे। हैदर अली ने निज़ाम और मराठों को अपनी तरफ बुलाया था, उनको उनके साथ मिलके क्या क्या था, ब्रिटिश के खिलाफ प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किया था, जिसमें ब्रिटिश पराजित होता है। और ब्रिटिश पराजित होता है जिसके बाद ये ब्रिटिश लोग क्या करते हैं, मद्रास की संधि, जिसमें ब्रिटिश गवर्नर जनरल बैरलास्ट होते हैं। इसके बाद बात करें सेकेंड आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो ये 1780 से 84 के बीच चलता है। यहाँ पे क्या करता है, जो निज़ाम है, जो मराठा है, वो यहाँ पे पराजित जब हो जाते हैं, ब्रिटिश पराजित हो जाते हैं, तो उसके बाद ये दोनों चले जाते हैं, ये दोनों भाग जाते हैं बीच में। उसके बाद भी ये जीत जाता है हैदर अली, और फिर ये मद्रास की संधि करता है गवर्नर जनरल के साथ। उसके बाद 1780 से बीच 84 में जो होता है सेकंड युद्ध, उसमें फिर से जो हैदर है वो क्या करता है, मराठा और निज़ाम को बुलाता है, अपने संग लेता है, और फिर ब्रिटिश के साथ युद्ध शुरू करता है। इसमें जनरल वैली को ये हरा देता है, और इसी बीच में पोर्टो नोवा का युद्ध हो जाता है 1782 में, जो कि आयरकुट करता है। इसमें आयरकुट हैदर अली को पराजित कर देता है, जिसके बाद हैदर अली का जो पुत्र है टीपू, वो या क्या करता है, इस युद्ध का नेतृत्व करता है, और यहाँ पे इस युद्ध में मैथ्यूज को हरा देता है और उसको फिर बंदी बना लेता है, और अंग्रेजों को मंगलौर की संधि करने पर विवश करता है। फिर वो मंगलौर की संधि होता है, तो मंगलौर की संधि के समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके बाद बात करें टीपू सुल्तान की, तो टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्थापित की। उसके बाद टीपू सुल्तान जो था वो कौन था, हैदर अली का पुत्र और उत्तराधिकारी था। टीपू सुल्तान ने क्या किया था, सुल्तान की उपाधि धारण की थी। उससे पहले ये टीपू कहलाता था। सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद इसे टीपू सुल्तान कहा जाने लगा। इसने नए पंचांग की शुरुआत की। 1789 में इसने त्रावणकोर से युद्ध करने की घोषणा की। तो जब इसने युद्ध करने की घोषणा की 1789 में, तो जो त्रावणकोर है वो ब्रिटिशों से क्या था, अधिक संबंधित थे, ब्रिटिशों के अत्यधिक करीबी थे। तो त्रावणकोर का युद्ध जो घोषणा किया, तो 1790 में क्या हो जाता है, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जिसमें टीपू पराजित होता है। इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है। गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कॉर्नवालिस रहता है, ये मराठा और निज़ाम को अपनी तरफ कर लेता है, और फिर ब्रिटिश गठबंधन बनता है, जिसमें ब्रिटिश, मराठा और निज़ाम रहते हैं, और एक साइड टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान इसमें पराजित हो जाते हैं। 1791 में फिर टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम की संधि करते हैं, जिसमें जो ब्रिटिश है उन पे 3 करोड़ हर्जाना थोपते हैं, किस पे, मैसूर पे। उसके बाद आगे बात करें तो फिर उसके बाद कुछ ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जो कि श्रीरंगपट्टनम में टीपू क्या करते हैं, जैकोबिन क्लब की स्थापना करते हैं। उनकी फ्रांसीसी के साथ क्या थी, अच्छी मित्रता थी, तो इसके रूप में क्या करते हैं, यहाँ पे वृक्ष लगाते हैं, और भारत में पहली बार ये रॉकेट मॉडल तैयार करते हैं। जो टीपू सुल्तान है फ्रांसीसी से ज़्यादा क्या करते हैं, मिले जुले थे, इसलिए ब्रिटिश इस पर क्या करते थे, बार बार आक्रमण करते थे। हैदर अली भी फ्रांसीसी से संबंध रखे थे, इसीलिए ऐसा हुआ। आगे बात करें हम लोग चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध की, तो चौथे आंग्ल मैसूर के समय ब्रिटिश गठबंधन और टीपू सुल्तान के बीच हुआ था। इसमें वेलेस्ली, मराठा और निज़ाम था, और इधर टीपू सुल्तान था। टीपू सुल्तान इसमें भी पराजित होता है। और बात करें हम लोग टीपू सुल्तान के साथ ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है, क्योंकि जो वेलेस्ली है वो जब भारत आता है
आपता है तो वो टीपू सुल्तान को बोलता है कि सहायक संधि करे, लेकिन टीपू सुल्तान सहायक संधि को अपनाने से इनकार कर देता है, जिसके बाद 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो जाता है। और फिर इसमें पराजित होने के बाद 1799 में ही टीपू सुल्तान की मृत्यु श्रीरंगपट्टनम के महल के पास हो जाती है। धन्यवाद। हमारा जो ये सीरीज है वो आज मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर हुआ है, ये 2-3 दिन और चलेगा, रिवीजन, क्विक रिवीजन। उसके बाद हम लोग MCQ करेंगे ज्योग्राफी का। धन्यवाद।